हेलो एवरीवन। बेटा आज के क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑर्डर। कल ये बात बताई थी मैंने तुम्हें कि ये 610 है। बच्चे बोल रहे हैं बीच के 2 पेज छोड़ दिया अपन ने। अब अपन ने जो पेज छोड़े वो ये है। मैं बता दूं तुम्हें अपन ने क्या नहीं पढ़ा। अपन ने ये वाला पेज नहीं पढ़ा, यहाँ से 1.11 से, ठीक है। तो यहाँ पर आए सेलेक्टिंग आइटम्स, आइटम को सेलेक्ट करना है। इसमें सैंपल वगैरह लेने की बात करेगा वो, 100% सेलेक्ट सैंपल ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे आएगा सबसे बड़ा ऐसे ऑडिट सैम्पलिंग 530, ऑडिट सैम्पलिंग पढ़ेंगे 530, सबसे बड़ा ऐसे, बहुत आराम से चलेगा। पिछली बार तो 5 दिन चला था, कोशिश करूंगा 5 से कम चले, ठीक है। नहीं, कोशिश करूंगा 5 से कम चले तुम्हारे अंदर। 5 दिन चला था, 5 दिन, बहुत बड़ा ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग, खत्म ही नहीं होगा। आएगा तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है। हाँ नहीं बोलो, गलत हो गया मेरे से। भले समझ लो बड़ा ऐसे क्यों है, पहले तुम्हें बता दूं मैं। 530 बड़ा इसलिए क्योंकि 530 अपने आप में एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है। 530 एक चैप्टर था, चैप्टर, उस चैप्टर को उठा के इसमें जोड़ दिया, तो ऑब्वियस बात है सबसे बड़ा ऐसे तो 530 ही होगा। तो ये अपन उसके साथ पढ़ेंगे, 530 के साथ, ये सब पढ़ेंगे 530 के साथ, ठीक है। अब आते हैं सीधे अपन 610। बेटा 610 के अंदर अपन देख रहे हैं कि यूजिंग द वर्क ऑफ, तो थोड़ा बहुत तुम्हें समझा देता हूं, इंट्रो दे देता हूं मैं। 610 आया यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। 620 जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वो होता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ठीक है। यानी यूजिंग द वर्क वाले सारे ऐसे 600 के होते हैं। 600 सीरीज यूजिंग द वर्क होता है, ठीक है, सिवाय एक ही यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट, वो 600 सीरीज का नहीं है, 500 का है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस का ही पार्ट है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम भी तुम एविडेंस की तरह यूज करोगे तो 500 सीरीज का ही पार्ट है, वो 600 का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो अपन पिछली क्लास में पढ़ के आए कि एक्सपर्ट का काम कैसे अपन यूज कर सकते हैं, पहले क्या क्या देखना पड़ेगा उसका काम यूज करने में। चलो आज अपन पढ़ेंगे 610। अब 610 में किसका काम यूज कर रहे हैं अपन? 600 की सीरीज काम यूज करने की है, तो अपन कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर। तो अपन यूज कर रहे हैं 610, ये इंटरनल और ये ऑडिटर, ठीक है। ऐसे बता रहा हूं याद रखने के लिए, याद रहेगा। इंटरनल ऑडिटर ऐसे 610, ठीक है। तो 610 है इंटरनल ऑडिटर का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनल ऑडिटर का 610 है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। क्या है इंटरनल ऑडिटर, क्या करता है, क्या नहीं करता। आओ बेटा ध्यान से देखना। ऐसे 610 IO इंटरनल ऑडिटर अपन याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे। आई का मतलब इंटरनल, ओ का मतलब ऑडिटर। तो 1 और 0 लिखा हुआ है ना, तो उसमें आई और ओ याद रखेंगे। अब कुछ बातें बताता हूं जो तुम्हारे एग्जाम पर्पज से रिलेटेड नहीं है, मतलब तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो बात, ठीक है। सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए कि इंटरनल ऑडिटर रखना कंपलसरी होता है क्या? पब्लिक कंपनी के केस में पब्लिक कंपनी के केस में 2 केस बनते हैं, एक होता है लिस्टेड और एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टेड के अंदर कंपलसरी होता है, इसके अंदर तो कंपलसरी कराना ही पड़ेगा। जो अनलिस्टेड है उसके केस में 25, 50, 100, 200 DCLT, ठीक है। डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, लोन एंड बोरोइंग और टर्नओवर इससे ज्यादा हो जाए तो फिर कंपलसरी है, करार रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिमिट है। खैर लिमिट तुम्हारे उसमें आई नहीं है ऑडिट के अंदर, क्योंकि कंपनी सेक्ट में आती है, लॉ के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर आती है, तो यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने पढ़ी है क्या वहाँ पर? ठीक है, बहुत अच्छा। और अगर अपन प्राइवेट कंपनी में जाए, प्राइवेट कंपनी, तो उसके अंदर ये 2 लिमिट चलती है बस, ठीक है, 100 और 200 की, यानी लोन एंड बोरोइंग और टर्नओवर की। बस ये 2 लिमिट से ऊपर जाने पर प्राइवेट कंपनी को कंपलसरी होता है इंटरनल ऑडिटर रखना। अब गौर करने की बात पता है क्या है कि देखो कंपनी कितनी बड़ी है, ये क्या है, ये 25, 50, 100, 200 लाख या करोड़ है? ये करोड़ है बेटा, ठीक है। ये है करोड़,
200 करोड़ का टर्नओवर, हाँ 100 करोड़ का लोन एंड बोरोइंग, 100 करोड़ का, तो तुम देखो कंपनी कितनी बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब इनको होता है इंटरनल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट। अब इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? क्या सीए होगा अकेला? नहीं, कोई भी सीए, सीएस, कोई भी मगर काम करने वाला कोई एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय। इससे क्या बात सामने आती है कि इंटरनल ऑडिट अपन ने देखा ना, कोई बंदा कर सकता है, ये सीए है, सीएस है, सीडब्ल्यू है, कोई भी हो, या फिर वहां पर काम करने वाला कोई एम्प्लॉय हो, ठीक है। यानी कि इंटरनल ऑडिट एक फंक्शन होता है, जैसे अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, प्रोडक्शन का फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, परचेस फंक्शन, ऐसे अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शनल के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, छोटी कक्षा में अपन पढ़े थे कि फंक्शन जो होता है वो एक होता है फंक्शनल डिवीजन, एक होता है वो कौन सा डिवीजन, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर अपन पढ़े थे ना, तो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से वो बनाते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट भी एक फंक्शन होता है। इसलिए तुम देखो कि अपने यहाँ पर वो नाम यूज करता है बार बार, क्या बोलता है वो, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बेटा ये भी एक एंटिटी का क्या है, फंक्शन है, लिखा हुआ है देखो, अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी। फंक्शन समझते हो क्या बोला, ठीक है, फंक्शन समझ में आता है क्या बोला, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है, कोई पर्सन हो, चाहे वहां पर काम करने वाला एम्प्लॉय क्यों ना हो, तो ये अब वहां पर काम करने वाला पर्सन भी कर सकता है। तो ये एक फंक्शन हुआ एंटिटी का, ये एक एंटिटी का क्या हुआ, फंक्शन हुआ। आई बात समझ में? क्योंकि कोई भी परफॉर्म कर सकता है ना, इसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा, वो आके ऑडिट करेगा, उसके अपने स्टैंडर्ड वगैरह होंगे, वो इंडिपेंडेंट होगा, ऐसा थोड़ी रिक्वायरमेंट है। बस ये है कि इनके यहाँ पर ये सब होने पर एक डिपार्टमेंट और होना चाहिए, वो है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो परफॉर्म करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। तो बेटा ये कंपनी के लिए एक फंक्शन होता है, इसीलिए बार बार वो हर जगह वर्ड यूज करेगा फंक्शन फंक्शन फंक्शन। जब भी फंक्शन वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरनल ऑडिटर की बात कर रहा है कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए, फंक्शन ये करे, फंक्शन वो करे, यानी इंटरनल ऑडिटर ऐसा होना चाहिए, इंटरनल ऑडिटर ये करे वो करे, ऐसा। समझ गए बात? चलो, दो चीज देख ली, कब कंपलसरी है और कौन इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वहां पर काम करने वाला एम्प्लॉय भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करता क्या है ये इंटरनल ऑडिटर? देखो अपना काम तो है, अपन ने इसको पढ़ा था 200 के अंदर, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही, ठीक है। क्या रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बीइंग ऑडिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो जिसकी तुम ऑडिट कर रहे हो, उससे रिलेटेड ही तुम्हारा काम होता है बस, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को तुम कवर करते हो। इंटरनल ऑडिटर का काम तुमसे ज्यादा होता है, तुम फाइनेंसिंग को देखते हो, ऑपरेटिंग को भी देखता है, ये सभी देखता है, सारे काम, ठीक है। अब ये काम क्या करता है मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। तो इसका काम तुमसे ज्यादा होता है, ठीक है, और इज्जत तुमसे कम, तुम्हारी ज्यादा इज्जत होती है, ठीक है। इज्जत तो तुम्हारी सबसे ज्यादा होती है। मीम वगैरह बनाए जाते हैं ऐसे, मतलब ऑर्डर आता है तो सारे लोग ऐसा सैल्यूट करके ऐसा खड़े हो जाते हैं साइड में, ये लाओ वो लाओ, बहुत इज्जत, तुम्हारी बहुत इज्जत होती है, ठीक है। मोटिवेशन के लिए सी लगा देते, बाकी तुम्हारा भी ऐसा ही रोब होता है, ऐसा ही तुम्हारा रुतबा होता है, ठीक है, ऐसा ही तुम्हारा जलवा होता है। तो तुम्हारी इज्जत ज्यादा होती है, काम इसका ज्यादा होता है, काम इसका ज्यादा, इज्जत तुम्हारी ज्यादा। तुम्हारी इज्जत ज्यादा है, तुम्हारे अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो है इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है तुम्हारा, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना इतनी बड़ी क्वालिटी है, और इंडिपेंडेंस के लिए तो अपन पूरा चैप्टर 11 पढ़ चुके, इंडिपेंडेंस के ऊपर ही चैप्टर 11 बना दिया था पूरा, ठीक है। चलो खैर छोड़ो, वापस आते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो थोड़ा इंटरनल ऑडिटर के बारे में जान लो, करता क्या है, ठीक है। ये चीज मेन नहीं है ऐसे की, ऐसे तो तुम्हें ये बताएगा कि जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के अंदर अपन ने देखा कि क्या अपन मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, तो पहले अपन ने ये देखा उसका काम हमारे लिए अप्रोप्रिएट है क्या। अगर अप्रोप्रिएट हो तो तीन चीज करो, एक्सपर्ट का सीसीओ चेक करो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये चेक करो, है ना। उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो, और उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन का रिलायबिलिटी चेक करो। रिलायबिलिटी में आता है एससीबीडी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, प्रिसाइज एंड डिटेल। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, प्रिसाइज, डिटेल, ये चार चीज आती है, ठीक है। तो तीन काम करने का बोला, उसके पहले एक काम करने का बोला कि पहले चेक कर लो कि उसका काम अपने लिए क्या है, एप्रोप्रिएट है क्या, है ना। तो ये याद रखना, अभी काम आएगा, ठीक।
मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज़ करने से पहले ये देख लो उसका काम हमारे लिए अप्रोप्रिएट है क्या, और अगर हो तो फिर 3 काम कर लो। कौन कौन से 3 काम कर लो? एक्सपर्ट कैसा है, उसका काम की अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्ट उसका काम, उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर भी वही करेंगे। अगर मेरे को इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करना है तो मैं उसको चेक करूँगा। अब वो क्या करूँगा इसमें पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले काम समझ लेते हैं। तो अभी जो बताने जा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ऐसे का। ऐसे का इंपॉर्टेंट पार्ट तो क्या है कि क्या ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर अपने लिए बनाए ना ऐसे, कि इंटरनल ऑडिटर के लिए बनाए? किसके लिए बनाए? यूज कौन करेगा इसका? अप्लाई किस पे हो रहा है? ये अपन पे हो रहा है भाई। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल का वर्क अपन यूज करेंगे अपन, तो ये ऐसे अपने पे, अरे एक्सटर्नल ऑडिटर पे अप्लाई होगा। ये इंटरनल ऑडिटर के खुद के अपने स्टैंडर्ड अलग है भाई। ठीक है, स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिटिंग जो आईसीआई ने इशू की है, कुछ पता तो है नहीं, कुछ भी बोला। हाँ, उसके भी स्टैंडर्ड होते हैं, सारे ऐसे ही नहीं होते। क्या कुछ भी कर लेगा? कोई भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा तो बोला ही नहीं। कोई भी को कुछ भी बना दिया तूने भाई। ये काम कोई भी कर सकता है ऐसा बोला, कुछ भी तो बोला ही नहीं मैंने, फोकट ही। तुम्हें ना पूरा ऐसे उल्टा सीधा मत घुमा दो। वापस आता हूँ अपनी बात पे। तो अबे यार क्या बोल रहा था मैं, भूल गया क्या बोल रहा था मैं। हाँ भाई, ये ऐसे बनाए गए, ऐसे ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है अपने लिए, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। ये समझ में आया? ऐसे नहीं यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर लिखा है, तुम समझ लो ये इंटरनल ऑडिटर के लिए बनाया है। वो क्या करेगा इसका 610 का? वो तो पढ़ेगा भी नहीं इसको। अरे वो तो पढ़ाई भी नहीं करेगा, उसको क्या मतलब आया 610 से? ठीक है, 610 अपने लिए, अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। ठीक है, जब अपन जाएंगे ऑडिट करने तो वहां पर को कौन मिला? अपना भाई इंटरनल ऑडिटर मिला। ठीक है, गले रख के रो लेना। उसके अलावा 610 को फॉलो भी करना है। ठीक है, अब आओ काम की बात करें। तो मैं अपने भाई को मिलूंगा, ठीक है, उसके काम को मैं यूज करूंगा, तो पहले काम समझ लेता हूं। तो मैं तो पहले ही बोल दिया समझना। अभी काम वो बता रहा है क्या क्या करता है वो काम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। उसके काम को यूज करे ना करे, कैसे करे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ गए अभी? तो अभी अपन जो पढ़ रहे हो लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आओ पढ़ते हैं। लेस इंपॉर्टेंट नहीं, जान खाएगा तुम्हारी। सबसे खतरनाक चीज है लेस इंपॉर्टेंट, ना के बराबर चांस है। आओ बेटा ध्यान से सुनो और समझो, पहले खुशी मत मना लिया करो, अरे नहीं आएगा नहीं पढ़े। समझ तो लो, इजी है, कुछ भी नहीं है। इसका काम समझाने से पहले इंटरनल ऑडिटर करता क्या है, सारे बच्चे सुन लो। इसका काम बहुत भयानक है, अपन इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे काम में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इंटरनल ऑडिटर जो काम करता है उसको समझने से पहले मैं तुम्हें समझाता हूं जीआरसी फ्रेमवर्क। जीआरसी फ्रेमवर्क, जी का मतलब होता है गवर्नेंस, आर का मतलब होता है रिस्क, और सी का मतलब होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसको तुम्हारी बुक में लिखा गया है इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। तो अपन समझते हैं सबसे पहले जीआरसी फ्रेमवर्क। जीआरसी फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो बेटा, एक होता है टीसीडब्ल्यूजी और एक होता है मैनेजमेंट। ठीक है, ये होते हैं टॉप लेवल के बंदे और ये मिडिल लेवल के बंदे, मिडिल या लोअर लेवल के बंदे। ठीक है, मिडिल एंड लोअर लेवल के बंदे। ये भाई साहब हमारा क्या करता है, ये पॉलिसी और प्रोसीजर बनाता है, प्रोसीजर फ्रेम करता है। ठीक है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का काम होता है। ठीक है, ये बनाता है पॉलिसी, ये करता है इम्प्लीमेंट, और ये लोग करते हैं इसको इम्प्लीमेंट को ओवरसी। अब ये टॉप लेवल के लोग हैं। हाँ मुझे भी आ रहा है, इसमें वीडियो में आ रहा है ना अच्छे से लास्ट। अब आ रहा है? ये आ रहा है बेटा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं यार। अरे आने दो, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिर भी। चलो, पॉलिसी एंड प्रोसीजर फ्रेम करता है। ठीक, ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और ये इसको ओवरसी करते हैं। ठीक, इनके काम समझ लिए। इनके बीच में ये चीज क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होना चाहिए।
ये चीज़ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होना चाहिए। तुमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था इंटरनल कंट्रोल, उसके अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ा था, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट का पहला पार्ट ही तुमने ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन और एनफोर्समेंट, एथिकल वैल्यू, इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, एथिकल वैल्यूज, ठीक है। तो ये पॉलिसी प्रोसेस बनाते हैं टॉप लेवल के लोग और वो इनको बताते हैं, ठीक है, इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो मिडिल को बताएगा, मिडिल लोअर को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। तो वो इनको बताते हैं, ये लोग इनको आगे इंटरप्रेट करते हैं लोअर वगैरह को, ठीक है। मिडिल को बताएगा तो मिडिल लोअर को इंटरप्रेट करेगा। आगे बात समझ में। अब ये इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का काम मैनेजमेंट का, इनके बताए हुए सारे काम, इनकी बनाई हुई सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का काम इनका होता है, एग्जीक्यूशन का काम इनका होता है, ठीक है। तो प्लानिंग का काम इनका, एग्जीक्यूशन का काम इनका। स्ट्रेटेजी भी यही बनाएंगे, पॉलिसी भी यही बनाएंगे, स्ट्रेटेजी और पॉलिसी, ठीक है। इसलिए 12वीं कक्षा में पढ़ा था टॉप लेवल का काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है। 12वीं कक्षा ने पढ़ाया था और ये उनका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद ओवरसी के भाई जो हमने पॉलिसी बनाई वैसा काम, मतलब ये पॉलिसी बना के चले तो जाएंगे घर पे, अब एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐसे नहीं। ये लोग देखेंगे भी सही कि भाई हमारी पॉलिसी के हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा। इस काम में इनकी जो मदद करेगा टॉप लेवल, इसकी टॉप लेवल वालों की, वो है हमारा इंटरनल ऑडिटर। इस गवर्नेंस फंक्शन में जो मदद करेगा वो है इंटरनल ऑडिटर, ये गवर्नेंस फंक्शन में मदद करेगा, ठीक है। अब ये टॉप लेवल के लोग होते हैं TCWG, और इनके अंदर कौन कौन आता है, 2 जनों के नाम बता देता हूं जो बार बार अपनी बुक में भी आता है। वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चैप्टर नंबर 3 में आता है नाम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमेटी, ये 2 लोग आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आया था इनका नाम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी आता है TCWG के अंदर। ये पता है कहाँ पर आया था नाम, ये आया था जब अपन ने पढ़ा था इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का जो चार्ट बना हुआ है ना, डब्बा बना हुआ था, ठीक है, उसमें आया था इनका नाम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, ये TCWG होते हैं, ठीक है। उसके नीचे कहीं पे आया था, मतलब वहीं पे आसपास ही कहीं आया था ये नाम। और एक्सट्रैक्टा भी लिखा था इसके बाद, ETC भी शायद किसके बाद है, ला मैं बताऊं, $63 पे या रिपोर्टिंग के टाइम पे आया होगा, कम्युनिकेट करने में आया होगा। ये रहा पेज नंबर 30.65 के ऊपर असेस एंड रिपोर्ट ऑडिटिंग फाइंडिंग के अंदर लास्ट में लिखा हुआ है TCWG के अंदर लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी, बस ये दो नाम 3 पेज नंबर 3.65 पे, ठीक है। खैर TCWG होता है, घर पे जाके ढूंढ लिया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो, वीडियो खराब होती है। अब ये हो गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे काम में गवर्नेंस फंक्शन में इंटरनल ऑडिटर इनकी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी बात, ये लोग एक काम और करते हैं, वो काम है रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करना और उस पर क्या लगाना, कंट्रोल, ठीक है। वो काम भी ये करता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कौन से रिस्क बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे, ये सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। हमारे ऑडिटर को मतलब होता है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क से, ठीक है, रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट से। ये बिजनेस रिस्क भी देखता है। देखो हमने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा, बिजनेस, सारे बिजनेस इससे हमें काम नहीं है, ऑडिटर को काम नहीं होता, इसको सारे बिजनेस इससे काम होता है। तो ये लोग बिजनेस इसको असेस करते हैं, कौन लोग, ये गवर्नेंस फंक्शन में आता है, गवर्नेंस, ठीक है। अब ये दूसरा फंक्शन जो रिस्क है ना, रिस्क, इसमें रिस्क को असेस किया जाता है कि भाई बिजनेस को कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन क्या क्या चीज बिजनेस को हार्म, नुकसान पहुंचा सकती है, वो रिस्क कहलाते हैं सारे। तो ये सारे रिस्क को असेस किया जाता है, असेस करके उस पर कंट्रोल लगाया जाता है। और कंप्लायंस प्रोसेस में ये देखा जाता है कि जो रिस्क पे कंट्रोल लगाए गए, वो कंट्रोल, जो मैंने की कंट्रोल का मतलब होता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर, पढ़े हो ना कंट्रोल का मतलब, हाँ, पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन और इंप्लीमेंटेड बाय, हाँ। तो कंट्रोल का मतलब होता है पॉलिसी प्रोसीजर। तो सारे पॉलिसी प्रोसीजर बनाए होते हैं ताकि रिस्क से बच सके, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये इसको दिखाकर करेगा, ये पहले रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद ये बंदा ऑथोराइज करेगा, ये पूरा कंट्रोल, ठीक है। तो भाई साहब क्या होगा, रिस्क को असेस करने के बाद उस पर कंट्रोल लगाए जाएंगे। पहले समझ लो बहुत भारी चीज़ है। गवर्नेंस वाला काम ये होता है, इसे गवर्नेंस बोलते हैं, इसे गवर्नेंस, ठीक, जिसमें कम्युनिकेशन वगैरह आता है, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का कम्युनिकेशन करना, एथिकल वैल्यू का कम्युनिकेशन करना, ये सब आता है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ एथिकल वे में हो, ठीक है। इंटीग्रिटी रहे, अपने बंदे जो काम कर रहे हैं उनमें क्या रहे, इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर से काम करे वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ गवर्नेंस के अंदर आता है, गवर्नेंस के अंदर।
रिस्क असेस किया जाता है, ठीक है, और उस पर कंट्रोल लगाया जाता है आर के अंदर। फिर आता है सी, कंप्लायंस प्रोसेसर। अब जो कंट्रोल यहाँ लगाया रिस्क असेस करके, क्या वो कंट्रोल को कंप्लाई कर रहे हैं क्या? प्लस ये तो हो गया अंदर की बात कि अंदर अपन ने जो कंट्रोल बनाए, पॉलिसी प्रोसेसर बनाए, क्या उसको कंप्लाई कर रहे हैं क्या? अब बाहर सरकार की भी होती है रूल और प्रोसेसर, रूल और पॉलिसी, ठीक है, सरकार के भी कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, तो उसको भी कंप्लाई करना है, ठीक है। तो लॉ और रेगुलेशन प्लस इंटरनल कंट्रोल, बाहर का लॉ और हमारे अंदर का इंटरनल कंट्रोल। तो लॉ और इंटरनल कंट्रोल दोनों का कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल का कंप्लायंस नहीं होगा तो फ्रॉड और एरर के चांसेस होंगे। अरे इंटरनल कंट्रोल का कंप्लायंस नहीं होगा तो इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड कर देगा, कोई भी फ्रॉड हो जाएंगे, एरर हो जाएंगे। जिस बंदे को कहा तू ऑथोराइज करो, ऑथोराइज करने में ध्यान नहीं दे रहा तो फ्रॉड हो जाएगा। अनऑथोराइज परचेस कर लेंगे, कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कंप्लायंस नहीं किया इंटरनल कंट्रोल का तो अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो जाएगा, फ्रॉड वगैरह हो सकता है, एरर वगैरह हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लॉ और रेगुलेशन का कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी वगैरह आ सकती है यार, लीगल पेनल्टी वगैरह आ जाएगी तुम्हारे साथ, कोई लीगल एक्शन लिए जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा इज्जत खराब होगी, मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगा। सही है? इसे बोलते हैं जीआरसी फ्रेमवर्क। जीआरसी फ्रेमवर्क समझ गए सारे बच्चे? गवर्नेंस के अंदर पॉलिसी प्रोसेस बनाए जाते हैं, कम्युनिकेट किए जाते हैं, एथिकल और बिहेवियर स्टैंडर्ड वगैरह बताए जाते हैं लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये लोग इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, और ये लोग ओवरसी का काम करते हैं, और ये भी हेल्प करता है इन कामों में हेल्प करता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर सब काम में हेल्प करता है, इन सबके लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है इन सब में, इंटरनल ऑडिटर ये हेल्प करता है इसमें, ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसमें? इस पूरे काम में। इस पूरे काम में असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑडिटर, ठीक। रिस्क असेस किया जाता है, उस पर कंट्रोल लगाए जाते हैं, इसमें चेक किया जाता है कंट्रोल को कंप्लाई कर रहे हैं प्लस लॉ और रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं क्या? ये बात समझ में आई? अब ये जितने भी काम है जीआरसी फ्रेमवर्क का, ये पूरे काम को ध्यान इंटरनल ऑडिटर देता है, ठीक है। तो यही काम इंटरनल ऑडिटर का भी होता है। अब इंटरनल ऑडिटर का काम समझ लो क्या होता है, यहां बताता हूं मैं तुम्हें। इंटरनल ऑडिटर का काम, इंटरनल ऑडिटर का काम होता है बेटा, इंटरनल ऑडिटर IA, इसका काम होता है क्या करना? बे यार ये तो बहुत खराब है। इंटरनल ऑडिटर का काम होता है पहला, एश्योरेंस प्रोवाइड करना और कंसल्टेशन देना। सही है ना? इसमें एश्योरेंस के अंदर टू इवेल्युएट और यहां पर टू इंप्रूव क्या? इफेक्टिवनेस ऑफ GRC प्रोसेस। ये है उसका काम। कोई तुमसे पूछे इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या करता है, तो बोलना इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये एश्योरेंस और कंसल्टेशन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज अ फंक्शन, ये तो पता ही है। फंक्शन की डेफिनेशन तो फंक्शन से ही देंगे, है ना। इसके पहले कल एक डेफिनेशन पढ़े थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। वो इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम यूज बाय मैनेजमेंट, वर्क परफॉर्म बाय देम, यूज बाय मैनेजमेंट टू असिस्ट देम इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इंडिविजुअल कौन होता है? वो जो पजेस करता है एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है। तो हमने देखा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल होता है। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी लगा देता हूं, अपन फंक्शन की बात कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिट फंक्शन समझ गया? फंक्शन का मतलब क्या होता है? बार बार फंक्शन बोल रहा हूं। जैसे कई सारे फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, ये परचेस फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, ऐसे एक फंक्शन और होता है इंटरनल ऑडिट कराना, ठीक है। अब इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? दो काम करेगा, एश्योरेंस और कंसल्टेशन का। एश्योरेंस का मतलब होता है जो जीआरसी प्रोसेस चल रहा होता है, जो फ्रेमवर्क अपन ने बनाया होता है, जीआरसी फ्रेमवर्क, ठीक है। जीआरसी एक बहुत बड़ी कहानी है और जीआरसी टर्मिनोलॉजी यूज होती है सीए फाइनेंस के अंदर।
ठीक है। और जीआरसी ऑटोमेटेड भी होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज करके भी इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। खैर अपन इतने डिटेल में जा रहे हैं, अपन को इससे कोई इतना खास मतलब है नहीं। जीआरसी को अपन ने शॉर्ट में समझ लिया जीआरसी होता क्या है, ठीक। अब ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कैसे, टू इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ जीआरसी प्रोसेस, और ये कंसल्टेशन भी देता है। अब इसने इसको इवेल्युएट किया, इसको कोई कमी लगी तो ये बोलेगा ऐसा करो, ये करो, इसमें ये कमी है, यहाँ पर हमने कंट्रोल नहीं देखा, कंट्रोल बनाओ, यहाँ पर कंट्रोल था तो सही मगर काम अच्छे से नहीं कर रहा तो उसका ध्यान दो, यहाँ कंट्रोल नहीं देखा तो कंट्रोल लगाओ, फ्रॉड एरर के चांसेस है। यहाँ कंट्रोल देखा तो सही मगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, ये देखा कंसल्टेशन, यानी कि कौन सा काम, इंप्रूव करने का काम, टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस ऑफ जीआरसी प्रोसेस। तो कोई भी तुमसे पूछे इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है तो उसको बोलना इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। वो बोला वाह फंक्शन है, उसको बोलना डेट परफॉर्म, जो दो काम परफॉर्म करे, पहला एश्योरेंस और दूसरा कंसल्टेशन, जो भी ये दो काम परफॉर्म करे, एश्योरेंस और कंसल्टेशन। एश्योरेंस मतलब क्या होता है, एश्योरेंस मतलब क्यों तुम्हें बताया कि जो चल रहा है ना जीआरसी जो है वो इफेक्टिव है, ये एश्योर करे। वो कैसे करेगा, जीआरसी इफेक्टिव है कैसे एश्योर करेगा, उसको इवेल्युएट करके। और कंसल्टेशन दे, यानी कि इंप्रूव करने के लिए बताए कि इसको ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि इंप्रूव करे इसको, उसे कंसल्टेशन बोलते हैं। एश्योरेंस का मतलब होता है इसको इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करके तो एश्योरेंस देगा ना, और कंसल्टेशन दी जाती है इसको इंप्रूव करके, ठीक है। इंप्रूव करने के सजेशन ही कंसल्टेशन होता है। बात समझ में आई? तो दो काम करता है, दो काम को फिर फर्दर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज अ फंक्शन, बोलते चले जाओ, डेट, तुम बताओ, डेट परफॉर्म, कंसल्टेशन एक्टिविटी, दो हो गए, टू इवेल्युएट एंड इंप्रूव। हो गया यार? हाँ, अपन जीआरसी बोलते गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस प्रोसेस। यहां पर बोला जाता है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। कंप्लायंस प्रोसेस को कंट्रोल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी जीआरसी है जिसके अंदर कंप्लायंस प्रोसेस वर्ड यूज होता है, ठीक। तो ये बोलता है इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अब ये बात हो गई। इसके बाद दोबारा आते चार्ट पे। अब ये जीआरसी की बात कर रहा है, तो जीआरसी का मतलब क्या है, जीआरसी, जीआरसी के अंदर पहला वर्ड आता है अपना गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर आएगा ACE, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, सी मतलब कम्युनिकेशन में 2 पॉइंट, और ई मतलब एथिक्स एंड वैल्यूज। ई मतलब एथिक्स। गवर्नेंस के अंदर है 3 चीज आएगी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन ढंग से लिख देता हूं, कम्युनिकेशन, इसमें 2 पॉइंट। अब क्या करेगा, देखो ध्यान से सुनो और समझो। गवर्नेंस के अंदर हमारा बंदा क्या करेगा, गवर्नेंस के अंदर हमारा बंदा करेगा द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट बना रखा है अपने इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट, में असेस द गवर्नेंस प्रोसेस इन इट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। वो असेस करेगा कि क्या गवर्नेंस प्रोसेस अपना ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कर पा रहा है क्या, ठीक है। तो गवर्नेंस प्रोसेस को असेस करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने में कितना अच्छा है वो, ठीक है। क्या है उसके ऑब्जेक्टिव, एथिक्स एंड वैल्यूज, सारा काम एथिक्स और वैल्यू के हिसाब से हो, इसको कम्युनिकेट करना, ये उसका काम है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड जवाबदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी की, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तभी तो रेस्पॉन्सिबल बंदा बनेगा। आज तुमसे पूछा जाएगा तुम पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, तो तुम्हें जवाबदारी आएगी, तो तुमसे पूछेंगे ही नहीं तो तुम पढ़ के भी नहीं आओगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि मैंने आज जो पढ़ा है कल सुनूंगा, तो एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि तुम पढ़ के आए या नहीं आए, तुम्हें पता पड़ेगा कि हम पढ़ के नहीं जाएंगे तो अभी पूछेंगे हमसे, ठीक। तो ये अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ाती है, तो ये होनी चाहिए, ठीक। साथ में कम्युनिकेटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू एप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक कम्युनिकेशन होता है 4 लोगों का। 2 तो हो गए DCWG मैनेजमेंट,
और दो हो गए इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर। टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, इन 4 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, चारों लोगों का काम है बेटा। क्यों? 3 लोगों का काम तो वही बता दिया है ना। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट तो कम्युनिकेट करेगा ही करेगा, इंटरनल ऑडिटर इन सब में हेल्प करेगा, तो उनका इनके साथ तो कम्युनिकेशन हो ही गया। अब होती है अपनी एंट्री। अब जैसे अपन एंटर करेंगे तो अपन भी इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में, कम्युनिकेशन के चार्ट में अपन भी शामिल हो गए। ठीक है, अपना रोल भी आ गया। अपन इंटरनल ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि 610 तो वही है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। साथ में अपन मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। याद है तुम्हें सारी वीकनेस मैनेजमेंट को बताते हैं इंटरनल कंट्रोल के अंदर। हाँ, और सिग्निफिकेंट वीकनेस डब्ल्यूजी को बताते हैं, है ना। तो अपन वीकनेस बताते हैं मैनेजमेंट को, सिग्निफिकेंट वीकनेस बताते हैं टीसीडब्ल्यूजी को। तो अपन सबके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, चारों के चारों कम्युनिकेट करते रहते ही, तो इनके चारों का कम्युनिकेट भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये बताता है पहला ACE, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी, सी मतलब पहले तो वहां ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन और दूसरा चारों का कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करना रिस्क और कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एप्रोप्रिएट एरियाज ऑफ द या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रिस्क और कंट्रोल इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होना, यानी कि पॉलिसी प्रोसेस जो बनाए ना कंट्रोल के ऊपर, उसका कम्युनिकेशन होना। ठीक है, तो रिस्क और कंट्रोल इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन और 4 जनों के बीच में कम्युनिकेशन। कौन 4 जने? टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। समझ गए चीज? हाँ, 1-2 याद कर ली, अभी शुरुआत ही है, अभी से घबरा रहा है। ठीक है, हमेशा ये सोचा करो कि अपन को ज्यादा टाइम के लिए याद रखना, सिर्फ आज के लिए या कल तक के दिन के लिए याद रखना। ठीक है, ऐसा घबराया मत करो, अभी पढ़ो तो सही, सारे याद रहेंगे, टेंशन नहीं को ले लो। दूसरा आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में 3 काम करते हैं। कौन कौन से 3 काम? दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं? इसके अंदर आते हैं अपने 3 काम। पहला रिस्क मैनेजमेंट में पहला आता है हमारा आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क। दूसरा कंट्रोल। चलो मैं तुम्हें सिंपल लिखता हूं, तुम्हारे लिए बहुत सिंपल कर देता हूं इसको। सबसे पहला इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। यानी आइडेंटिफाई, इनहेरेंट है, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क, यहां कंट्रोल मैनेजमेंट और यहां फ्रॉड डिटेक्शन। भाई इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल ऑडिटर रिस्क को असेस करेगा। क्या करेगा? इंटरनल ऑडिटर रिस्क को असेस करेगा। ठीक है, उसको अपन ने इनहेरेंट रिस्क का नाम दे दिया। अब रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करेगा, आइडेंटिफाई असेस करेगा तो उसको जहां रिस्क दिखेगा, देखो याद रखना इंटरनल ऑडिटर का काम होता है रिस्क को वो करना, कम करना, क्योंकि जीआरसी पे ध्यान देता है ना, जीआरसी के इफेक्टिवनेस को, इफेक्टिवनेस का काम है उसका। तो जीआरसी इफेक्टिव तब बनेगा जब इन सबको सुधारेगा इंटरनल ऑडिटर। तो अब रिस्क की बात करें तो इंटरनल ऑडिटर सबसे पहले सारे रिस्क को क्या करता है? आइडेंटिफाई और असेस। ठीक है, क्योंकि रिस्क को कम करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए रिस्क है, और ये आइडेंटिफाई असेस करके मैनेजमेंट को बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई एंड असेस करना, इसको नाम दिया इनहेरेंट रिस्क। ये अपन ने नाम दिया, याद रखने के लिए नाम दिया है बस। बहुत देर है मेरे को, टाइम है अभी। क्यों? 20 मिनट। हाँ, तो अभी तो 11:50 हुए, 12 भी नहीं बजे। कैसे छोड़ू? मैं आया लेट हूँ यहाँ पर। हाँ, तो देखो बेटा, रिस्क असेस कर लिया। ठीक, अब ये करके उसको बताएगा मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? उसको मिटिगेट कर सके। अब मैनेजमेंट उसको कम करने के लिए क्या लगाएगा उस पर? फिर बेचारा दोबारा कंट्रोल चेक करेगा, है ना। और कंट्रोल को चेक करके
कुछ इंप्रूव करने के लिए क्या करेगा, इंप्रूवमेंट बताएगा कि भाई इंप्रूव करना है इसको, तो कंट्रोल को असेस करके उसको बताएगा कि भाई कंट्रोल में कुछ कमी है तो उसको इंप्रूव करो। पहले रिस्क असेस करके बताया, बोला रिस्क ये है, तो मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, कम करने के लिए कंट्रोल लगा दिया। अब कंट्रोल को असेस कर रहा है बेचारा बैठ के, फिर कंट्रोल की कमी बता रहा है, तो फिर ये इस किया, ये बताने के बाद भी फ्रॉड हो सकता है क्या, तो बेचारा उसको भी डिटेक्ट करेगा। रिस्क भी असेस कर रहा है और कंट्रोल लगवा रहा है, कंट्रोल को भी चेक कर रहा है और सही करवा रहा है ना, और उसके बाद ही रिस्क आ रहा है तो उसे भी डिटेक्ट कर रहा है। इतने सारे 3 काम करता है यहाँ पर रिस्क के अंदर, ठीक है। कंट्रोल का मैनेजमेंट ये बताता हूं मैं तुम्हें, यहां पर आ जाओ। सबसे पहले आइडेंटिफाई इवैल्यूएटिंग रिस्क, कंट्रीब्यूटिंग टू द इंप्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, उसको कंट्रोल मैनेजमेंट नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो रिस्क आइडेंटिफाई करेगा तो कंट्रोल को इंप्रूव करेगा, रिस्क आइडेंटिफाई करेगा उसको बताएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल लगाएगा तो कंट्रोल को इंप्रूव करेगा, कंट्रोल को इंप्रूव करने के बाद भी अगर फ्रॉड आया तो उसका डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ये 3 काम हो गए। अब आखिरी आता है हमारा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के अंदर 4 काम करेगा। इंटरनल कंट्रोल कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा उसको सही, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल में पहला आएगा इंटरनल कंट्रोल, दूसरा आएगा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, एक आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एक आएगा लॉ एंड रेगुलेशन। चीजें देख लो पहले क्या लिखा है मैंने लिखा है इंटरनल कंट्रोल में एक तो इंटरनल कंट्रोल आता है, ठीक है, एक आता है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पी नहीं है, अगर पी लग रहा हो तो सही कर देता, इंफॉर्मेशन, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनता है एएफआरएफ के हिसाब से, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं, तो लॉ रेगुलेशन, और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूं। इंटरनल कंट्रोल आया, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के बाद आया फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल का आया लॉ रेगुलेशन, ऑपरेटिंग का आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आया लॉ एंड रेगुलेशन, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये 4 चीज आती है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। आओ देख ले। सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल रिव्यू करेगा, इंप्रूवमेंट करने के लिए सजेशन देगा, रिव्यू करेगा, इवैल्यूएट करेगा उसको ऑपरेशन और रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट, वही चीज जो अपन ऊपर पढ़े थे, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल क्या करेगा, अपना अपन लोग क्या करते हैं इंटरनल कंट्रोल को, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट, ठीक है, और जो भी कमी दिखती है रिपोर्ट, ये क्या करेगा, अंडरस्टैंड, ये भी अंडरस्टैंड करेगा, ये भी इवैल्यूएट करेगा। अंडरस्टैंड को रिव्यू बोला है, रिव्यू करेगा कंट्रोल को, कंट्रोल बनाया ना उसको रिव्यू करेगा कि सही है या नहीं है, तो ये रिव्यू करेगा, रिव्यू करने के बाद इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, इवैल्यूएट करने के बाद कुछ भी कमी दिखेगी तो इंप्रूवमेंट के लिए रिकमेंड करेगा, रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है। 3 चीज हो गई। इंटरनल कंट्रोल के बाद आएगा फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का इवैल्यूएशन करना, कि फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सॉरी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर होती है, कैसे जनरेट होती है, कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, वो पूरी चीज लिख दो ना अकाउंटिंग की। क्या आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं ट्रांजैक्शन को, दूसरा मेजर कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं और रिपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करेंगे यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे किसके अंदर, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन में। अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ में आता ही होगा। ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन मतलब काम से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपन, जैसे अपन बना रहे हैं कि बजट, कि भाई बजट के हिसाब से तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है, तो ये ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है, ठीक है। वर्कर ऐसे काम करेगा, वर्कर ऐसे आएगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जो अपन बना रहे हैं सारी चीज़ें, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी चीज़ अपन कर रहे हैं काम, ठीक है। वर्कर की पूरी शीट बना रहे हैं, उसमें वर्कर को लिख रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पूरा ऐसा, तो सब आता है ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट होता है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो अपन इंफॉर्मेशन पूरी अपन ने बना रखी है वो ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट है। बजट वगैरह बनाना सब किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट है, ठीक है। रिव्यू करेंगे किसको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। यहां पर इंटरनल ऑडिटर ये भी देखेगा कि सारे काम बराबर हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई वेस्टेज वगैरह तो नहीं कर रहा, वेस्टेज का काम अपना नहीं होता देखना, ठीक है। तो ढंग से सारे काम होने चाहिए, यानी कि इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस।
याद रखना एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस तो आता ही है, मैनेजमेंट के चैप्टर के शुरू में ही आए थे 2 वर्ड। ठीक है, काम कैसे करना चाहिए अपन को, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, साथ में सस्ते में काम हो, इकोनॉमी। उसके बाद लोअर रेगुलेशन में रिव्यू करेगा कि कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा लोअर रेगुलेशन का। ठीक, क्या पढ़ा अपन ने, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेगा, उसे इवेल्युएट करेगा, रिव्यू मतलब अंडरस्टैंड करना, रिव्यू करेगा, इवेल्युएट करेगा और रिकमेंड करेगा इंप्रूवमेंट। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन में आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, मेजर करना, क्लासिफाई करना, रिपोर्ट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये सारे काम कि कैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती है उसको रिव्यू करेगा। सिंपल सी भाषा में, रिव्यू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, साधारण भाषा में बता रहा हूँ। रिव्यू द प्रिपरेशन, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा तीसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें 3 ई पढ़े, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी रिव्यू करेगा, इसमें रिव्यू करेगा कंप्लायंस, खत्म बस। ये था अपना जीआरसी। ये लड़का कुछ पूछ रहा है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है कहाँ पर, इवेल्यूएशन इंटरनल कंट्रोल। हाँ क्या, हाँ अरे भाड़ में जान दो बेटा, इतना डिटेल में मत जाओ, ये पहले लेस इंपॉर्टेंट है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है। इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, बस इतना डिटेल में मत जाओ, ये कुछ काम का है ही नहीं पहली बात तो। फिर भी अपन ने इतने डिटेल में पढ़ा है इसको, मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बताई है। तो देखो इंटरनल ऑडिटर का इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है, तो किसी कोई भी तुमसे पूछे बोलना एक फंक्शन है जो क्या करता है, एश्योरेंस ऑफ कंसल्टेशन एक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एश्योरेंस का मतलब होता है इवेल्युएट करना, इसको इंप्रूव करना, इसको। ठीक है, उसके बाद जीआरसी का मतलब अपन ने देखा यहां पर गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। यहां पर अपन ने ये मतलब देखा इसका। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। अब जीआरसी को वो ये करेगा इवेल्युएट और इंप्रूव, तो एक एक चीज को लेके बता रहा है। जैसे जीआरसी में गवर्नेंस किया तो गवर्नेंस में आया एस, अकाउंटेबिलिटी। रिव्यू करेगा क्या कि ये जो गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस प्रोसेस अपना ऑब्जेक्टिव अचीव तो कर पा रहा है। ठीक है, तो ये गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव है सब। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव। तो गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला वो रिव्यू करेगा कि गवर्नेंस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव तो कर पा रहा है। सर कौन से ऑब्जेक्टिव, ये वाले एकम्प्लिश तो कर पा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव में अकाउंटेबिलिटी आया, ए का मतलब, सी का मतलब आया कम्युनिकेशन। 2 जगह, एक तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आएगा, किसका कम्युनिकेशन करेंगे, रिस्क का और कंट्रोल मैनेजमेंट का, रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल का। ठीक है, ये कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक आएगा 4 जनों का कम्युनिकेशन, टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, ई का मतलब आया एथिक्स और वैल्यूज। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहिए अपन को। ये अपना गवर्नेंस के बाद आया रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में 3 चीज आएगी। सबसे पहले इनहेरेंट रिस्क, यानी कि वो आइडेंटिफाई असेस करेगा रिस्क को और बताएगा मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट कम करने के लिए कंट्रोल लगाएगा, फिर वो कंट्रोल को भी असेस करेगा मेरा भाई। ठीक है, और कंट्रोल के अंदर इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट के बारे में सजेस्ट करेगा। उसके बाद कंट्रोल लगाने के बाद भी अगर कोई फ्रॉड आया तो अपना भाई फ्रॉड को भी डिटेक्ट करेगा। इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन। ठीक है, 3 चीज की बात रिस्क में करता है। तीसरा पॉइंट इंटरनल कंट्रोल, इसमें 4 चीज आएगी। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल कंट्रोल आएगा, दूसरी चीज से बाकी चीज आएगी, वो है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल से आएगा लोअर रेगुलेशन कंप्लायंस और ऑपरेटिंग से आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको रिव्यू करेगा, इवेल्युएट करेगा और रिकमेंडेशन देगा इंप्रूवमेंट के लिए। रिव्यू करेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिव्यू करेगा इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू करेगा कंप्लायंस ऑफ, खत्म हो गया यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता ही ways in which the external auditor may make use of the function for purposes of audit। कौन कौन से तरीके से हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर इनका यूज करेगा। ठीक है, अब पहले समझा देता हूं, फिर इसका चार्ट बना दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है,
कि इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। ये बात तो सही है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है और हम कंसर्न सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से लेकर है, इंटरनल का अलग है। अब मैंने देखा भी जीआरसी पे काम करता है वो, तो जीआरसी के इफेक्टिवनेस पे काम करता है वो, तो ठीक है। तो भले हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, अगर फंक्शन परफॉर्म करे ऐसे प्रोसेसर जो हमारे सिमिलर है, मतलब जैसे इंटरनल कंट्रोल को एवेल्यूएट वगैरह करते हैं ना, ये काम तो हम भी करते हैं, तो हमारे भले ऑब्जेक्टिव अलग अलग है लेकिन हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो सिमिलर है ना। कुछ प्रोसेसर इंटरनल ऑडिटर ऐसे परफॉर्म करता है जो एक्सटर्नल ऑडिटर भी करता है, यानी कि अपन लोग भी करते हैं। जैसे अपन लोग इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एनडीटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट करते हैं, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करते हैं, ये सब करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह, ये सारे काम वो करता है क्या? हाँ, वो भी करता है। तो क्या बोला इस लाइन में कि भले हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग है लेकिन हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर चाहे तो उसके काम को यूज कर सकता है, मतलब इतनी सी बात बताने के लिए कि एक्सटर्नल ऑडिटर चाहे तो उसके काम को यूज कर सकता है। वो कह रहा है कि भले हमारे ऑब्जेक्टिव अलग अलग है लेकिन कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो इंटरनल ऑडिटर परफॉर्म करता है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं किससे? एक्सटर्नल ऑडिटर्स। द फंक्शन मे परफॉर्म ऑडिट प्रोसेस सिमिलर टू दोस परफॉर्म बाय क्लास शुरू, ठीक, ये बात समझिए, ठीक। अब ये कह रहा है हम उसके काम को यूज कर सकते हैं कितने तरीके से। देखो, काम यूज करने के दो तरीके होते हैं, ये पहला और ये दूसरा। ये जबरदस्ती फिट कर दिया है बीच में पहले वाले, ठीक है। ये है पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, दो तरीके से अपन इसके काम को यूज कर सकते हैं। ये पहला पढ़ के फ्री कर दो, इसको साइड में हटाओ। वो पहला क्या है? उसके काम को यूज करना एज अ रिस्क असेसमेंट, ठीक है, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द एक्सटर्नल ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। उससे इन्फॉर्मेशन लेना जो किसके लिए रेलेवेंट है? हमारे रिस्क असेसमेंट। मतलब जब हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे तो वो करने के लिए हम पहले उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे जो हमारे रिस्क असेसमेंट के लिए रेलेवेंट। अब ये पढ़ के करेंगे साइड में। अब करता हूं मेन बात जिसके ऊपर अब ये पूरा ऐसे चलेगा, ठीक है। अब जो बात बोलने जा रहा हूं इस बात के ऊपर अब पूरा ऐसे चलेगा। अब ऐसे की मेन कहानी शुरू होती है यहां से। वो कहानी है कि हम इंटरनल ऑडिटर के काम को कैसे यूज करेंगे, ठीक। अभी सिर्फ बता देता हूं, कल इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरीके से अपन यूज करेंगे। एक तो या तो उसके किए हुए काम को यूज कर लेंगे, ठीक है, या तो किए हुए काम को यूज कर लेंगे, या फिर हम हमारे डीएसआर में उससे काम करवाएंगे, यानी कि हम हमारे डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू से उसका काम करवाएंगे। यानी कि उसको बोलेंगे हम जैसे बोले वैसे काम कर। या तो किए हुए काम को यूज कर लेंगे या हम उससे काम करवाएंगे, ठीक है। यानी कि पका पकाया खाना खा लेंगे या हम पकवाएंगे और बोलेंगे ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पका खाना, वैसे बना भाई खाना, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है, पका पकाया खाना खा लो या तुम्हारे हिसाब से खाना बनवा दो, ठीक। ये दो तरीके से अपन काम को यूज करते हैं। अब इन दो की चर्चा होगी कल की क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल।